हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अब हम इंग्लिश का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्प्स का मतलब होता है झांकी। तो हम इंडिया के कुछ पार्ट्स में आज झांकने वाले हैं। ये आपका हमारा चैप्टर 3 पार्ट्स में है। पहला है आपका अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय ल्यूसी रॉड्रिगेज, दूसरा है कुर्ग जिसे लिखा है लोकेश आब्रल ने, और तीसरा है टी फ्रॉम आसाम जो है अरूप कुमार दत्ता। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला है बेकर फ्रॉम गोवा। तो this is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. एक पेन पोर्ट्रेट है एक गोवान विलेज के बेकर का जो अपने समाज में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं। अब पेन पोर्ट्रेट क्या होता है? पेन पोर्ट्रेट होता है जिसमें आप किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा इनफॉर्मल लैंग्वेज में, थोड़ा इनफॉर्मली उसके कपड़े, उसके रहन सहन, उसके तौर तरीके आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको कम्प्लीटली स्ट्रिक्टली फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं होती। तो शुरू करते हैं। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज। पोर्तुगीज डेज मतलब उन पुर्तगाली दिनों में, क्योंकि गोवा में पहले पुर्तगाली और फ्रेंच जो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, तो इसलिए उन पुर्तगाली समय की बात हो रही है। तो इसलिए जो आर एल्डर्स, जो पुराने लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, यानी कि पुराने वक्त के बारे में एकदम खो जाना याद करते करते। तो वो उसे याद करते हैं जब पुर्तगाली दिन हुआ करते थे, यानी कि उस टाइम जब पुर्तगाली बहुत ज़्यादा हुआ करते थे गोवा में। द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। लोव्स ऑफ ब्रेड का मतलब होता है ब्रेड के पाव। आपने देखा होगा मोटे मोटे ब्रेड के पाव होते हैं इस तरह पूरे पूरे। तो लोव्स ऑफ ब्रेड बहुत पसंद किए जाते थे उस टाइम। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड। वैनिश्ड का मतलब खत्म हो जाना, मिट जाना। तो जो लोव्स खाने वाले लोग थे वो बेशक मिट गए हों, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उसे बनाने वाले अब भी वही हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस, अभी भी हमारे बीच में। अमंगस्ट अस का मतलब होता है हमारे बीच में। अभी भी हमारे बीच में कौन कौन लोग हैं? द मिक्सर्स, मिक्स करने वाले, द मोल्डर्स, जो एक सांचा सुना होगा आपने, सांचा बनाते हैं जिसमें किसी ब्रेड को शेप दी जाती है, एंड दोज हु बेक द लोव्स, और वो जो उस ब्रेड को बेक करते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। उस पुराने जमाने की जो भट्टियां हैं वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझ जाना। तो जो उन भट्टियों के बीच उनमें जो आग थी वो अब भी जल रही है, पूरी तरह से बुझी नहीं है। थर्ड, एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बाम्बू। उस टाइम के जो बेकर्स होते थे उनके पास एक ट्रेडिशनल बेकर का अपना बाम्बू होता था। बाम्बू आप समझते हैं? बाम्बू आपका होता है बांस। तो बांस का जो डंडा था वो एक डंडा हुआ करता था उनके पास। हेरल्डिंग इज अराइवल इन द मॉर्निंग। हेरल्डिंग का मतलब होता है अनाउंसिंग, यानी कि ये बताना कि भाई वो आ रहे हैं। तो अपना आने की सूचना सुबह सुबह देकर वो अपना जो बांस का डंडा था वो बजाते हुए आते थे। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव। बेशक जो पिता है वो जिंदा नहीं हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। लेकिन जो बेटा है वो अभी भी अपने परिवार के व्यवसाय को चला रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा। इन बेकर्स को आज भी गोवा में पेडर कहा जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हम गोवा में जब हमारा बचपन था, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। तो जो बेकर्स थे वो हमारे दोस्त हुआ करते थे, हमारे साथी हुआ करते थे और हमारे निर्देशक हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट ट्वाइस अ डे। वो कम से कम दिन में दो बार आया करते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, मतलब पहले जब सुबह सुबह वो बेचने के लिए निकलते थे ब्रेड्स को, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। और शाम को जब वो वापस आते थे, जो अपनी बड़ी उनकी बास्केट थी वो खाली हो जाती थी। द जिंगलिंग थड ऑफ हिज बाम्बू वोक अस अप फ्रॉम द स्लीप। जो उनका बांस की जो आवाज आती थी जब वो जमीन पे मारते थे वो हमें नींद से जगाया करती थी। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम भागकर उनसे मिलने और उन्हें ग्रीट करने जाया करते थे। वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या ये ब्रेड के लिए प्यार था? नॉट एट ऑल, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। द लोव्स वर ब्रॉट बाय सम पास्किन और बेस्टीन।
ये उस जगह का नाम होता था। तो जो ब्रेड थी वो तो उनसे लाई जाती थी, बास्किन लाते थे या बेस्टिन लाते थे, मेड सर्वेंट्स ऑफ द हाउस, जो कि वहां के नौकर वोस्टाम हुआ करते थे। बट वी लॉन्ग्ड फॉर, जिस बात का हमें इंतजार रहता था क्या था, बट दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली। ब्रेड बैंगल्स, एक ब्रेड से बैंगल्स चूड़ियों की तरह बनाई जाती थी, जैसे आपने डोनट सुना होगा, डोनट की तरह ही बनाई जाती थी, जिसे बच्चे बहुत ही केयरफुली चूज करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी स्पेशली कहने पर वो स्वीट ब्रेड को बनाया करते थे, जैसे कलर वाइज हो गया, या तो बच्चे बड़ी केयरफुली चुनते थे कि हम कौन सी खाएंगे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झांग झांग साउंड। तो जो बेकर थे वो अपनी म्यूजिकल एंट्री करते थे, जब वो आया करते थे तो झांग झांग, वो जो बांस बजाते थे उसकी साउंड आती थी। और फिर स्पेशली मेड बाम्बू स्टाफ, तो अपने बाम्बू से वो एक बांध लिया करते थे और बाम्बू में झांग झांग करके आवाज आती थी। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. तो एक हाथ से क्या करते थे वो, एक हाथ से टोकरी अपने सिर पे रखी और दूसरे हाथ से उस बांस को जमीन पर बजाया करते थे। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. जो घर की औरतें होती थी वो उनको गुड मॉर्निंग कहकर ग्रीट करते थे और उसके बाद अपनी बास्केट को वो जो बाम्बू का डंडा का जो वो स्टैंड बनाते थे उस पर रख दिया करते थे। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. और हम जो बच्चे थे हमें डांट कर, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, an expression of a disapproval and scolding, थोड़ा बहुत डांट कर हम बच्चों को थोड़ा साइड कर दिया जाता था और जो ब्रेड थी वो घर के नौकर को दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और अ पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। हम या तो बेंच पर चढ़ जाते थे या छोटी सी दीवार होती थी उस पर खड़े हो जाते थे, और उसके बाद पीप होता है झांकना, हम झांका करते थे टोकरी के अंदर समहाउ, किसी भी तरह से। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। मुझे अब भी वो फ्रेग्रेंस होता है खुशबू, मुझे अब भी उन ब्रेड की खुशबू याद है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। जो ब्रेड के पूरे पूरा बंद की तरह ब्रेड की तरह होता था वो बड़ों के लिए होता था, और जो बैंगल्स होती थी डोनट की तरह वो बच्चों के लिए होती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स। उसके बाद तो हम अपने दांत ब्रश करने की भी परवाह नहीं करते थे, ना अपना मुंह धोने की परवाह करते थे। एंड व्हाई शुड वी, और क्यों करते? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। अब ये बात थी कि उस टाइम पे आम की पत्ती से ब्रश बनाया जाता था या किया जाता था, तो वो कहते आम की पत्ती तोड़ने का कष्ट कौन करे अब। एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और इतना जरूरी भी क्यों है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। शेर ने कभी दांत ब्रश किए हैं। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। गरम गरम चाय जो थी वो सब कुछ धो धा के सब कुछ मुंह अपना साफ अपने आप ही कर देती है आफ्टर ऑल। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से वहां पर ब्रेड के लिए इतना प्यार हुआ करता था। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। अब शादियों में उस टाइम जो गिफ्ट दिया जाता था वो मीनिंगलेस माना जाता था, मतलब बेकार होता था अगर उसमें स्वीट ब्रेड नहीं होती थी, जिसका नाम होता था बोल। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। कोई भी पार्टी हो या कोई भी त्योहार हो, अगर उसमें ब्रेड नहीं है तो उसका चार्म ही चला जाता था, वो इतना अच्छा लगता ही नहीं था, ना पार्टी ना मेला। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर द विलेज। नॉट इनफ कैन बी सेड का मतलब है कितना भी आप कह लो वो कम ही है, क्या बताने के लिए कि हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। एक गांव के लिए एक बेकर जो है वो कितना जरूरी था। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. कभी भी किसी डॉटर की एंगेजमेंट होती थी तो उस ओकेजन पे हर एक माँ के लिए, लेडी के लिए, घर की जो लेडी होती थी उसके लिए जरूरी था, मस्ट, कि वो सैंडविचेस बनाए ब्रेड से। केक एंड बोलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक तो आप सब जानते हैं। बोलिनाज बच्चों क्या होता था, नारियल की मिठाई थी, जैसे ब्रेड बनाया उसके ऊपर कोकोनट मिक्स कर देते थे तो कोकोनट की स्वीट मिठाई होती थी वो। केक्स एंड बोलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। क्रिसमस और दूसरे त्योहारों के लिए केक और बोलिनाज जरूरी ही थे, होने ही चाहिए। Thus,
द प्रेजेंस ऑफ अ बेकर्स फर्नेस इन अ विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो जो बेकर की फर्नेस यानी कि बेकर की जो भट्टी होती थी वो हर एक गांव में होनी जरूरी होती थी। द बेकर और ब्रेड सेलर, बेकर या फिर ब्रेड बेचने वाला उस दिनों में हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाय। उस टाइम पे जो बेकर होते थे या जो ब्रेड बेचा करते थे उनकी एक पर्टिकुलर ड्रेस होती थी, विशेष परिधान वो पहना करते थे जिसका नाम होता था कबाय। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, मतलब एक फ्रॉक की तरह होता था जो घुटनों तक जाती थी। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। हमारे बचपन में हमने जब बेकर्स को देखा तो वो क्या करते थे, शर्ट पहनते थे और ट्राउजर्स पहनते थे जो कि पूरी मतलब आपके एड़ी तक नहीं होती थी, एंकल तक नहीं होती थी, उससे छोटी होती थी और हाफ पैंट से ज्यादा होती थी। इवन टुडे, बल्कि आज भी, एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed as a pader। आज भी अगर कोई इंसान हाफ पैंट से थोड़ा नीचे, मतलब घुटनों से थोड़ा नीचे अगर कोई ट्राउजर करके इस तरह पहनता है तो वो ऐसा कमेंट किया जाता है कि वो एक पेडर ही है। द बेकर यूजुअली कलेक्टर्स हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। यूजुअली जो बेकर होते थे वो महीने के एंड में अपने बिल कलेक्ट कर लेते थे, अपना बिल ले लेते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। जो मंथली अकाउंट्स होता था, जो उनका लेखा जोखा होता था, वो पेंसिल से किसी दीवार पर बनाया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। जो बेकिंग था वो बहुत ही फायदे का सौदा हुआ करता था, फायदे का व्यापार हुआ करता था पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्ट। जो बेकर और उनकी फैमिली ने कभी भूखे नहीं रहे, कभी, हमेशा उनके पास अच्छी कमाई रहती थी। He, his family and his servants always looked happy and prosperous। वो, उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा खुश और प्रॉस्परस यानी कि समृद्ध यानी कि अच्छे दिखा करते थे। देयर प्लम्प फिजिक, प्लम्प फिजिक क्या होता है बेटा, प्लेजेंटली फैट बॉडी यानी कि थोड़े मोटे से, गोल मोल से। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। टेस्टिमनी का मतलब होता है गवाह, यानी कि पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर एंड अ क्वालिटी। कहने का मतलब किसी को सबूत की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी की प्लम्प फिजिक होती थी तो ये उसका साफ साफ सबूत होता था कि हाँ जी ये तो बेकर ही है। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर। जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस होती है बेटा जिनका पेट थोड़ा सा मोटा होता है, जो पियर शेप्ड होता है ना जैक फ्रूट में, जिनका पेट थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़े गोलमोल होते हैं। तो ऐसी अपीयरेंस अब भी किसी की होती है तो उसको बेकर से कंपेयर कर दिया जाता है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद अपना सेकंड पार्ट हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।